हमारे साथ ऐसी पर्सनालिटीज़ हैं जिन्होंने अपने रिस्पेक्टिव डोमेन्स में रिमार्केबल इम्पैक्ट क्रिएट किया है और अपनी लीडरशिप से कई लोगों को इंस्पायर किया है। हमारे साथ हैं मिस अर्चना अग्रवाल जी, जिनकी एंटरप्रेन्योर जर्नी और लीडरशिप अप्रोच ने बिजनेस ग्रोथ को एक डिस्टिंक्ट डायरेक्शन दिया है। हमारे साथ हैं श्री SV गोयल जी, एक ऐसे लीडर जिन्होंने लार्ज स्केल प्रोजेक्ट्स, इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट और फ्यूचर रेडी इकोसिस्टम्स को क्रिएट करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। और हमारे साथ है श्री नितिन अग्रवाल जी, जिनकी जर्नी एंटरप्रेन्योरशिप, इंडस्ट्री लीडरशिप और लॉन्ग टर्म बिजनेस बिल्डिंग का एक इंस्पायरिंग एग्जाम्पल है। और इस पूरी कॉन्वर्जेशन को मॉडरेट करेंगे हमारे अपने मिस्टर दीप अग्रवाल, जो इस डिस्कशन को मीनिंगफुल इंसाइट्स और एंगेजिंग पर्सपेक्टिव की तरफ लेकर जाएंगे। So ladies and gentlemen, with a great round of applause, let's welcome our moderator for the session, Mr. Deep Agrawal. Deep Agrawal ji, kindly join us on the stage. And now, may I request Ms. Archana Agrawal ji to kindly join us on stage. May I also request Shri SV Goyal ji to kindly join us on the stage. And finally, may I request Shri Nitin Agrawal ji to kindly join us on stage. Ladies and gentlemen, a big round of applause for our distinguished panel. आप सभी ने अपना कीमती वक्त निकाल के हमें दिया और इस पैनल डिस्कशन में भाग लिया। हम सभी बहुत ही परहैप्स द मोस्ट एक्साइटिंग टाइम्स ऑफ ह्यूमन हिस्ट्री में हम लोग जी रहे हैं, क्योंकि विद द डॉन ऑफ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस हम देख रहे हैं कि बिज़नेस करना कितना इजी हो गया है। बैरियर्स टू एंट्री रिड्यूस हो गए हैं, स्टार्टअप फंडिंग या कैपिटल ईजीली अवेलेबल है, एंड with the penetration of internet, one person can build a global company with just a laptop sitting in Indore. Yet we see most businesses fail. This raises some deeper questions. Why do some businesses fail and others succeed? Is it because of lack of profit or money, or should I say earth? Or is it because of lack of strategy or policies, or should I say niti? Or is it because of bad culture or values, or should I say dharma? So ladies and gents, आज के इस पैनल डिस्कशन से हम ये जानेंगे कि कैसे अर्थ, नीति और धर्म को हम बैलेंस करें ताकि हम एक सक्सेसफुल बिजनेस इस्टेब्लिश कर सकें। They say that a mission cannot survive without a margin. A mission cannot survive without a margin. So maybe today, Archana ji, I'd like to start with you that क्या एक बहुत ही बेसिक और फंडामेंटल क्वेश्चन से हम स्टार्ट करते हैं कि क्या कोई बिजनेस बिना प्रॉफिट के चल सकता है? आंसर वुड बी स्ट्रेट फॉरवर्ड नो। कोई भी बिना प्रॉफिट के बिल्कुल भी नहीं चल सकता है। और हमारे शास्त्रों के हिसाब से जो हमारे 4 पुरुषार्थ है उसमें अर्थ इज़ वन ऑफ द पुरुषार्थ फ्रॉम देयर, वहाँ पर भी इसको गलत नहीं माना गया है। द क्वेश्चन शुड नॉट बी दैट कि बिजनेस प्रॉफिट के बिना चल सकता है कि नहीं, क्योंकि प्रॉफिट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। अदरवाइज आप ग्रोथ कैसे करेंगे, आप एम्प्लॉयमेंट कैसे देंगे, एंड सेकेंडली हाउ वुड यू गिव द वैल्यू टू योर कस्टमर्स। द क्वेश्चन हियर इज दैट हाउ आर यू अर्निंग दैट प्रॉफिट, व्हाट इज़ द मीडियम ऑफ अर्निंग दैट प्रॉफिट, आप और उसका गोल क्या है, आपका पर्पस क्या है। सो जो कंपनी का एक पर्पस ये नहीं होना चाहिए कि हमें सिर्फ प्रॉफिट कमाना है, but the purpose and the goal should be to create value to the ecosystem, to give value to your customers, your employees, your stakeholders, your vendors. The purpose, the end goal should be this, and not the focus should not only be to earn profits. So of course earth is important, but simultaneously it should be achieved with the right dharma and right niti. Sir, what would you like to say for this? Good afternoon. हम अक्सर व्यापार नीगत वगैरह के सेमिनार अटेंड करते रहें और तो इस बार एक डिफरेंट प्रयास मैंने देखा है जो अनूठा है इंदौर के अंदर, और इंदौर इस मामले में काफ़ी परिचित है कि आप यहाँ पे
धर्म अर्थ और नीति के साथ व्यापार को छोड़ के बात कर रही। आपका प्रश्न बहुत ही सरल भी है और कठिन भी है। वेदों में कहा गया है अर्थ मूलम इधर जगत, सारी संसार की गतिविधियां अर्थ के आसपास चलती है। तो अर्थ होना इवन इनफैक्ट जो धर्म है उसका साथी है, क्योंकि धर्म भी आप नहीं कर सकते बिना अर्थ। तो अर्थ कमाना तो जरूरी है, परंतु उसको किस नीति से, किस आधार से, किस धर्म से कमाया जाए वो इम्पोर्टेंट है। और कमाने के बाद कहाँ खर्च किया जाए। एक शास्त्रों में अगेन कहा गया है शास्त्रों में कहा गया है कि आप 100 हाथों से कमाओ और 1000 हाथों से डिस्ट्रीब्यूट करो। तो ये भी ज़रूरी है कि आप कमाने के बाद क्या करना चाहते हैं उसका। तो लाभ कमाना अच्छी चीज़ है, लाभ कमाना होना चाहिए। बिना लाभ, बिना अर्थ के काम नहीं चल सकता, क्योंकि अर्थ एक नदी की तरह है जो बहता रहता है तो ही उसका सर्कुलेशन से और बढ़ता है। यदि जाम हो जाएगा एक जगह तो कोई फ़ायदा नहीं निकलने वाला है। और ना ही संसार में कोई ऐसा व्यक्ति है कि जो बहुत धनवान होने के बाद यदि उसने सामाजिक कल्याण के लिए काम नहीं किया तो उसकी कोई प्रतिष्ठा मिली हो। तो अर्थ कमाना जरूरी है, पर अर्थ कमाने के बाद आप उसको किस तरह से उसका सदुपयोग करते हो और किस तरीके से आप कमाते हो ये उससे ज़्यादा जरूरी। थैंक यू। नितिन सर, आपका क्या सोचना है? ये बात बिल्कुल सच है कि कमाई के बिना कोई भी व्यापार नहीं चल सकता। परंतु आज के ज़माने में आपने कई सारे ऐसे बड़े बड़े ग्लोबल बिजनेसेस के बारे में सुना होगा जिन्होंने आज तक एक पैसा नहीं कमाया, परंतु उनका वैल्यूएशन बिलियन, ट्रिलियन और रुपीज़ नहीं डॉलर्स में है। अभी रिसेंटली हमने सबने पढ़ा है कि जो स्पेसएक्स का आईपीओ आया था, स्पेसएक्स ने आज तक दुनिया में एक पैसा नहीं कमाया है, परंतु उसका वैल्यूएशन $2 ट्रिलियन। तो ये बात बिल्कुल सही है कि कमाना ज़रूरी है, बट कई बार फ्यूचर अर्निंग का जो प्रोस्पेक्ट है वो भी एक बहुत इम्पॉर्टेंट हो जाता है और हमें बिज़नेस करते रहना पड़ता है इस उम्मीद में और इस संभावना के साथ कि ये बिज़नेस फ्यूचर में कमाएगा। साथ ही मैं गोयल साहब की बात का भी समर्थन करूँगा कि पैसा कमाना एक बात है और उस कमाए हुए पैसे का उपयोग किस तरह से किया जा रहा है वो बहुत आवश्यक है। थैंक यू सर। सो क्या सर ये बोल सकते हैं कि फिर पैसा कमाना एकमात्र मोटिव नहीं होना चाहिए बिजनेस का? सो बिजनेस मतलब एक एंटरप्रेन्योर को क्या सिर्फ प्रॉफिट पे फोकस करना चाहिए या उसे कुछ अच्छा प्रोडक्ट या सर्विस बनाने पे फोकस करना चाहिए एंड प्रॉफिट अपने आप आ जाता है? आई थिंक दैट इज़ व्हाट यू वर सेइंग एंड अर्चना जी, आई थिंक यू ऑल्सो हिंटेड ऑन दैट, राइट? तो हम देखते हैं, जैसे हमने देखा कि प्रॉफिट कमाना एब्सोल्युटली नेसेसरी है एक बिज़नेस के लिए, तो जिसे हम हेल्दी एम्बिशन भी कह सकते हैं। बट मैं अब आप सबसे जानना चाहूँगा, या सर प्रॉब्ली यू आर द मोस्ट एक्सपीरियंस्ड हियर, दैट ये एम्बिशन ग्रीड में कब बदल जाता है, ये कैसे हम डिफ़ाइन करें? एक्चुअली बड़ी थिन देखा है कि आपका एम्बिशन ग्रेट में कब बदल जाता है। यदि थिन भी कह सकते हैं और बहुत वाइड भी कह सकते हैं आप, इस पर बड़ा ओपन क्वेश्चन है। आप जब धर्म और नीति को छोड़ देते हैं, मुद्दे की बात छोटी सी 2 शब्दों में कहना चाहता हूँ मैं, जब आप धर्म और नीति को छोड़ देते हैं तो वो ग्रीड में बदल जाता है। सिंपल। यदि आप एम्बिशन रखना बहुत अच्छी बात है, स्केल पे काम करना बहुत अच्छी बात है, यदि आपका एम्बिशन ही नहीं होगा तो आप कैसे आगे बढ़ेंगे? जो धीरूभाई अंबानी से हमने सीखा, आई वर्क विथ हिम, कि यू शुड वर्क एट ए स्केल, बड़ा सोच, लार्जर सोच। जो एक और बात मुकेश भाई भी कहते हैं अक्सर कि जो देश हित में है वो अपने आप आपके हित में होगी। तो इसी
इसी भावना से आप काम करेंगे कि यदि हमारे समाज के हित में है तो हमें अपने आप उसका फ़ायदा मिलेगा। तो ग्रीड में बदलना वास्तव में, जब आप बात वही है कि आप धर्म और नीति को छोड़ देंगे तो ग्रीड में बदल। जैसे कि भी सर ने बोला, आई जस्ट वांट टू ऐड वन थिंग इन दिस। आपने बोला देयर इज वेरी थिन लाइन टू इट, सो आई फील द ओनली डिफरेंस इज दैट एम्बिशन ये बोलता है कि मैंने क्या वैल्यू क्रिएट करी आज, या मैंने क्या इम्पैक्ट दिया, चाहे मैं कस्टमर्स को या इकोसिस्टम में। और ग्रीड ये बोलता है कि आज मैंने कितना कमाया। सो डिफरेंस इज दैट एम्बिशन इज सेइंग कि मैंने आज क्या सही करा, और ग्रीड इज सेइंग कि मैंने खुद के लिए क्या सही करा और खुद क्या कमाया बेसिकली। सो जैसे हम शास्त्रों में रावण को भी देखेंगे, ही वॉज वेरी इंटेलिजेंट एंड अ वेरी पावरफुल पर्सन फॉर दैट मैटर, बट उनका डाउनफॉल ही तब शुरू हुआ जब उन्हें सिर्फ अपने बारे में सोचना चालू कर दिया और दूसरों के बारे में नहीं सोचा। सो आई फील एनी बिजनेसेस लेगेसीज तभी बनती हैं जब आप सबको साथ में लेके चलते हैं और दूसरों के बारे में सोचते हैं। स्पेशली रियल एस्टेट में पर टॉक अबाउट, यहाँ पे ये होता है कि कभी कंस्ट्रक्शन की क्वालिटी डाउन कर दी, ओवर प्रोमिसेस कर दिए, अंडर डिलीवरी कर दी। व्हेन you know see your short term goals, when you see your short term profits, that will never be able to create that trust what a real estate business needs, or वो legacy of the business would never create. So I feel there is a difference and we should all understand that difference. नितिन सर, आप कुछ ऐड करना चाहेंगे इस पे? एक बात ड्रीम के लिए मैं ये ज़रूर कहूँगा, ख़ास तौर पे जो हमारी व्यापारिक कम्युनिटी बैठी है, ड्रीम विद योर ओपन आइज। जो आपके दिल में है, जो आपकी एम्बिशन है करने की, जब आप उसको जीवंत रूप से जिएंगे नहीं, जब तक उस एम्बिशन को अचीव नहीं कर सकते। तो जैसा कि दीप ने पूछा कि एम्बिशन और ड्रीम में क्या फ़र्क है, तो मेरी एम्बिशन है, पर जब मैं उसको रोज़ जीने लगूंगा और उसको अपनी खुली आंखों से जीवन सपने के रूप में रखूंगा, तो वो मुझे सक्सेस मिलेगी। थैंक यू सर। मूविंग ऑन, हमने अक्सर देखते हैं कि बिज़नेस स्कूल्स ये सिखाती हैं कि स्ट्रैटेजी कैसे बनाना, कि मार्केट पोजीशनिंग कैसे करना, डिफरेंस बिटवीन कॉस्ट इफेक्टिवनेस एंड डिफरेंशिएशन स्ट्रैटेजीज़। बट हमने देखा है कि ब्रिलियंटली प्लान्ड बिजनेसेस भी फेल हो जाते हैं। तो क्या हम स्ट्रैटेजी को उससे ज़्यादा तवज्जो दे रहे हैं जितनी वो डिज़र्व करता है? नितिन सर, वुड यू लाइक टू स्टार्ट? मुझे जब अपने बच्चों को MBA कराना था, तो मैंने अपने एक बहुत, जिसको मैं रिस्पेक्ट करता था, आइडल बिजनेसमैन से पूछा कि क्या मैं बच्चों को अमेरिका MBA करने भेजूं। तो उनका जवाब था कि बनिए की गद्दी से बेहतर MBA दुनिया में कहीं नहीं होता। जो अपने बिजनेस करते हैं अपने के साथ, दूसरे साथियों के साथ में जब हम काम करते हैं, जो रोज़ की सीख होती है, उससे बड़ी सीख कोई MBA कॉलेज नहीं सिखाता, कोई स्ट्रैटेजी वो जो सिखाते हैं। और आज भी मैं पढ़ रहा था पेपर में आर्टिकल, जिसमें था कि जितने एजुकेशन है ये हमें जॉब के लिए ट्रेन करता है, जबकि 70% वेल्थ बिजनेसेस के पास है दुनिया भर की। तो जो हमारा एजुकेशन सिस्टम है, इट इज़ नॉट ट्रेन्ड टू गिव अस द एजुकेशन फॉर बिजनेस। दैट इज़ माई व्यू। ग्रेट सर। सर आप? देखिए, बिजनेस के फेल होने के रीज़न में सिर्फ स्ट्रेटेजी का फेलियर है ऐसा ज़रूरी नहीं है, कई कारण होते हैं। परंतु ये बात सही है कि जैसे आपने कहा बनिए के बच्चे स्ट्रेटेजी बनाना और बिजनेस सीखना घर में ही से चालू कर देते। मैं अभी थोड़ी देर पहले अर्चना जी से बात कर रहा था, तो उन्होंने कहा, मैंने कहा आपने कब से रियल एस्टेट में था है? बोले 1.5 साल। मैंने कहा आप 1.5 साल से नहीं, आप जन्मजात से है, शुरू से है। तो हम लोग शुरू से सीख, घर में जब बातें होती है तो वहीं से स्ट्रेटेजी सीखना शुरू कर देते हैं। पर ओनली ये कहना कि स्ट्रेटेजी की वजह से बिजनेस फेल हो जाते हैं, ये ज़रूरी नहीं है। कई कारण हो सकते हैं बिजनेस फेल होने के। पर हाँ, ये भी तय है
कि एक अच्छी नीति, अच्छी स्ट्रेटेजी बनाना भी ज़रूरी है और उसके ऊपर पालन करना भी ज़रूरी है। और इसको बिजनेस के फेल होने की कई और भी रीजन मस्ट। मतलब आप सर कह रहे हैं कि एग्जीक्यूशन ऑफ दैट स्ट्रैटेजी इज मोर इम्पॉर्टेंट probably than many reasons could be there, but you cannot solely say कि स्ट्रेटजी की वजह से होते हैं। हाँ, स्ट्रेटजी की वजह से भी हो सकते हैं, बिजनेस के टाइमिंग बदल सकता है, मार्केट सेंटिमेंट बदल सकते हैं, कोई और एक्सटर्नल फैक्टर्स आ सकते हैं, परंतु स्ट्रेटजी बनाना ज़रूरी है। और स्ट्रेटजी बनाना हमारा धर्म भी है, नीति भी है, क्योंकि हमें यदि हम उसके साथ काम नहीं करेंगे तो प्रॉब्लम अब इसके लिए किस आ जाए, एसओपी बनाया जाए, कुछ हम कैसे व्यवहार करें बनाई जाए, सब कुछ। और ये सो अर्चना जी, आपका क्या सोचना है अबाउट द एग्जीक्यूशन पार्ट, जो सर बोल रहे हैं कि मतलब स्ट्रैटेजी मेकिंग इज़ ऑल्सो इम्पॉर्टेंट बट मे बी प्रोबेबली अदर रीजंस एंड अमंगस्ट एग्जीक्यूशन की वजह से ज़्यादा फेल होते हैं। एब्सोल्युटली, आई थिंक आई वांटेड टू ऐड दैट पॉइंट कि मेजरली स्ट्रैटेजीज जो फेल होती है वो रॉन्ग एग्जीक्यूशन के कारण फेल हो जाती है। कि हमने बुक्स में तो बहुत अच्छी स्ट्रैटेजी बना ली बट प्रैक्टिकली जब इम्प्लीमेंट करने गए वो राइटली एग्जीक्यूट नहीं हुई, और अगर राइटली एग्जीक्यूट भी हो गई तो शायद राइट कल्चर में एग्जीक्यूट नहीं हुई, बिकॉज राइट कल्चर इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टू हैव अ गुड स्ट्रैटेजी इन प्लेस। अगर आपने बहुत अच्छी स्ट्रैटेजी टॉक्सिक कल्चर में इम्प्लीमेंट कर दी जो वैल्यू बेस्ड नहीं है, धर्म बेस्ड नहीं है, तो आपकी बहुत अच्छी स्ट्रैटेजी भी वर्क नहीं करेगी, एंड दैट इज़ फॉर श्योर। दिस ब्रिंग्स मी टू नितिन सर का जो आपने उस चीज़ पे हिंट किया कि बनिए का बच्चा है, तो हम सभी यहाँ पे बनिए के बच्चे हैं एंड वी हैव सीन अ लॉट ऑफ फैमिली बिजनेसेस who without any formal training or business education they are phenomenally successful। तो हम ऐसी क्या चीज़, वो लोग, वो फैमिलीज़ ऐसी क्या सही चीज़ कर रहे हैं जो आम लोगों को दिखती नहीं है? परहैप्स अगर आप इस पे भी थोड़ा एक्सपैंड करें। सबसे बड़ी बात तो मैं मानता हूँ जो सक्सेसफुल बिजनेस फैमिलीज हैं, फैमिली ओन्ड बिजनेसेस हैं, वो जो वैल्यूज़ देते हैं बच्चों को वो सबसे इम्पॉर्टेंट होती है, और वो वैल्यू बचपन से देनी होती है। अगर बच्चा देख रहा है कि मैं जो काम कर रहा हूँ वो एथिकली कर रहा हूँ, मैं पूरी मेहनत से कर रहा हूँ, मैं जो लोगों से व्यवहार करता हूँ वो सही ढंग से करता हूँ, मैं किसी के साथ बेईमानी नहीं करता कि आज कुछ बोल दिया और कल उस बात को ना रखा, तो ये एक बहुत इम्पॉर्टेंट चीज़ है जो फैमिली बिजनेसेस सक्सेसफुल वाली जनरेशन ने इतनी मेहनत कर और बिजनेस को डेवलप किया है। और दूसरी बात है कि बच्चों पे भरोसा करना। अगर एक जनरेशन जिसने बिजनेस को ग्रो कर लिया है, जब बच्चा आएगा आप उसको अपॉर्चुनिटी ही नहीं देंगे, हर कदम कदम पे टोकेंगे, तो वो अपने नेचुरल टैलेंट को ग्रो नहीं कर पाएगा और वो हमेशा डिपेंडेंट बन जाएगा। ये दो रीज़न मैं इम्पॉर्टेंट मानता हूँ। एसवी सर, आप कुछ इसमें ऐड करना चाहेंगे? यस, सी दी प्रोफेशनल बिजनेस एंड फैमिली बिजनेस में सबसे बड़ा अंतर यही है कि प्रोफेशनल्स कम फ्रॉम स्पोर्ट एंड फैमिली बिजनेस के बच्चे आते हैं घर से, तो घर पे ट्रेनिंग मिलती है, माँ बाप से ट्रेनिंग मिलती है, उनकी डाइनिंग टेबल पे जो बातें होती है, उनके फ़ोन कॉल जो होते हैं, जब वो फ़ोन कॉल पिताजी फ़ोन करे बच्चा सुन रहा है, उससे जो समझ आती है वो लॉन्ग लास्टिंग होती है। वो 2-3 साल की, जो 2 साल का MBA नहीं है, वो 20 साल का MBA किया उसने, तो वो जो बात उसके जड़ में घुस जाती है, दिमाग में घुस जाती है कि हाँ भाई हमारे फादर, हमारे ग्रैंडफादर, हमारे चाचा इस तरह से बिहेव करते हैं, इस तरह से कठिनाई आई तब इस तरह से उन्होंने साहस रखा, जब जोश आया तब भी उन्होंने होश रखा। तो ये चीज़ें जो सीखते हैं वो किताबों से शायद सीखना मुश्किल है, इसीलिए फॉर्मल ट्रेनिंग नहीं होने के बाद भी लोग सक्सेसफुल होते हैं। और इसके सैकड़ों एग्जाम्पल हैं। धीरूभाई अंबानी वॉज ए 4th class pass. D.D. Birla was also, I think, like that only, 4th or 6th class pass. And not only these two stalwarts, there are many more. Even जो आपके ये some of these guys IT companies के हैं, वो भी
मार्क जकरबर्ग एंड वगैरह स्कूल के ड्रॉप आउट है, तो ज़रूरी नहीं कि सब चीज़ें आप स्कूल में ही सीखें। आपका अपना टैलेंट है, आपके घर परिवार रिश्तेदार के साथ जो आप सीखते हैं उससे आप आगे बढ़ते हैं। और वो वैल्यू सिस्टम जो आप इम्बाइब करते हैं सालों साल, वो वैल्यू सिस्टम अल्टीमेटली काम आता है आपके बिजनेस को चलाने के लिए, आपको आगे बढ़ाने के लिए। और एट टू इट डेफिनेटली एजुकेशन हेल्प्स। So it is not that only you can learn from that, but today हमारे बच्चे साथ में एजुकेशन भी पा रहे हैं। तो वो एजुकेशन से जो टेक्नोलॉजी का नॉलेज हुआ और वैल्यू सिस्टम का नॉलेज हुआ आपके हमारे घर परिवार के अंदर, ये दोनों मिला करके एक बहुत अच्छा कॉम्बिनेशन डेवलप हो रहा है और उसकी वजह से बहुत अच्छे सक्सेसफुल हैं। यदि आप देखें कि अभी इंडिया में करीब करीब 130 यूनिकॉर्न हैं इस समय अप्रॉक्सीमेटली, उसमें से 60-65 यूनिकॉर्न अब बनिया समाज से है, मेनली उसमें भी अग्रवाल समाज से। ये उसका है। इसके हम पाने के साथ में भी इन्वेस्ट कर रहे हैं, लोगों में इन्वेस्ट कर रहे हैं, लोग बढ़ पा रहे हैं। ये बहुत बड़ी बात है कि 50% कार्नर्ड बाय दी अग्रवाल एंड बनिया डिजिटल। अर्चना जी, प्रॉबली नितिन सर और एसवी सर की बात को शायद आपसे ज़्यादा अच्छा कोई नहीं समझ सकता। कैन यू do you agree to what they are saying कि डिनर टेबल कॉन्वर्जेशंस से नेक्स्ट जनरेशन ज़्यादा सीखती है rather than बिजनेस स्कूल? आई एब्सोल्युटली अग्री टू दिस, क्योंकि हम रात को 8:30-9 बजे तक ऑफिस से आते हैं और डिनर टेबल पे बैठ के फिर से एक नया ऑफिस चालू हो जाता है और वो सुबह ब्रेकफास्ट टेबल पे भी चलता रहता है। सो आई गेस वी रियली लर्न अ लॉट फ्रॉम देम, एंड सिंस माय फादर हैज़ अ लेगेसी बिजनेस ऑफ 51 years नाउ, सो आई अंडरस्टैंड कि ड्यूरिंग दोज पीरियड maybe strategy was not playing that big role, and because they work mostly on transparency, their credibility, their trust, consistency, and the kind of value they were giving to their customers. But if I talk about today's world, the kind of cutthroat competition we are living in, and at the same time AI is in place, so the competition we are into, strategies are must, because without strategy we don't know that what are our niti, how are we going to achieve the goals. So strategy must है, and innovation इसके साथ बहुत important है। You have to be very very innovative, and hence हमारा जो legacy और plus जो हमारे innovation का combination है, उसी से हमारा city wide initiative अपते का इंदौर का जन्म हुआ। और वो मुनीम हमने दिखाई है कि वो initiative हमने लिया है कि since we are into the city, हमारी tier 2 city को हम India's most emerging city बनाए, the fastest emerging city बनाए, and let's change the skylines of Indore by getting all the projects. And I'm very happy the entire fraternity of real estate is working with us towards it. And ये सिर्फ real estate से ही नहीं, हम सारे बिजनेस का और सारे entrepreneurs, professionals, सबका रोल रहना चाहिए कि कैसे अपनी सिटी को आगे ले जाए, because it is our role now, the new generation's role, to be innovative and active with our strategies. Absolutely. जैसा आपने you just hinted on innovation and AI, तो in इनोवेशन एंड एआई रैपिडली दुनिया को बदल रहा है, मार्केट प्लेस को बदल रहा है। तो क्या अर्चना जी ये कहना सही रहेगा कि स्ट्रैटेजी से ज़्यादा इम्पॉर्टेंट एक और वैल्यू है, दैट इज़ अडेप्टेबिलिटी? Yes, it's very important because the kind of scenario we are living in, adaptability and agility is very very important, क्योंकि कभी भी कोरोना जैसी चीज़ आ जाती है, कभी वर्ल्ड वॉर की तरफ हम चले जाते हैं, या कभी कस्टमर के एस्पिरेशंस बदल रहे हैं। देयर आर मेनी एक्सटर्नल थिंग्स व्हिच आर चेंजिंग, सो यू हैव टू बी वेरी अजाइल विद योर स्ट्रैटेजी। आपको और द 5 years should be same goals सकते हैं, but achieve the strategy to achieve should be adjusted as per the scenario. एसवी सर, इसमें मतलब See, change is only constant in the world. Those who do not change, they are thrown out. Therefore, the adaptability is very important. जैसे आपने खुद कहा कि भाई AI आया, यदि आज आप AI को ग्रहण नहीं करेंगे तो आप मार्केट पे पीछे रह जाए। तो कोई भी नई चीज़ जब आती है तो आपको उसको गहन से सोचना पड़ेगा
और उसको अडाप्ट करने के लिए अपने आप को तैयार करना पड़ेगा। और उसको अडाप्ट किस तरह से किया जाए, कितना किया जाए, वो आपके ऊपर है, परंतु उसको सोचना समझना जरूर पड़ेगा आपको, अन्यथा आप पीछे रह जाएंगे। तो चेंज इज ओनली कांस्टेंट एंड यू हैव टू कंटिन्यूसली कीप अपग्रेडिंग। दैट इज व्हाई आई सेड कि आदमी जिंदगी भर नॉलेज लेता है। नॉलेज क्यों लेता है? नॉलेज लेके उसको अडाप्ट करना है, उस चीज़ को ग्रहण करना है कि मैं कैसे इसको अपने अपने कार्य में, अपने जीवन में इसको कैसे इम्प्लीमेंट कर सकता हूँ। अडाप्ट क्यों करना है? अडाप्ट इसलिए करना है कि मैं इसको कैसे इम्प्लीमेंट कर सकूँ। तो आपको चेंज के साथ साथ, समय के साथ साथ आगे बढ़ना पड़ेगा, अडाप्ट करना पड़ेगा, आपको सीखना पड़ेगा कंटिन्यूसली। इसीलिए देखिए चार्टर्ड अकाउंटेंट्स और कंपनी सेक्रेटरीज में हमारे लिए जो है 60 की कंटिन्यूसली कुछ आवर्स एवरी ईयर निश्चित है, उतने आवर्स हमें अर्थात पढ़ना ही पड़ेगा नए। तो वो क्यों पढ़ना पड़ रहा है? क्योंकि वो चाहते हैं कि आप दुनिया में जो चीज़ नई हो रही है उसको आप कंटिन्यूसली अपग्रेड करते रहें, उसको अडाप्ट करते रहें। ऐसा अन्य किसी प्रोफेशन में नहीं है कि आपको कंटिन्यूसली कंपल्सरीली टू रिटेन योर मेंबरशिप यू हैव टू कंटिन्यूसली लर्न। तो देयर इज नो अदर प्रोफेशन इन इंडिया which makes it compulsory for a chartered other than chartered accountant in information research। तो आपको अडाप्ट करना जरूरी है। चेंज इज नॉट ए कांस्टेंट इन द वर्ल्ड। तो नितिन सर, अगर कोई अडाप्ट 7 साल में बदलना ही है तो मैं लॉन्ग टर्म प्लानिंग नहीं करूँगा। मैं पहला प्रश्न था कि स्ट्रैटेजी हमें बनाना चाहिए कि नहीं। तो हमें एक मास्टर प्लान तो ज़रूर बनाना पड़ेगा, परंतु वो मास्टर प्लान बिल्कुल सेट इन स्टोन नहीं हो सकता। वो मास्टर प्लान हमारी बेसिक जो हमारा फ्रेमवर्क है वो सेम रहेगा, परंतु हमें अडेप्टेबल होना बहुत आवश्यक है। समय के साथ उस मास्टर प्लान में हम चेंजेस करेंगे और उसी से जैसे जैसे आवश्यकता बदलती जाएगी, हम जब अपने आप को अडेप्ट करेंगे तो ऑटोमेटिकली हमारा प्लान समय के अनुरूप रहेगा। तो सक्सेस के लिए वो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। और दूसरा जो आपने आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के बारे में कहा, ये बात मैं विशेष तौर पे इस पूरी सभा को कहना चाहूँगा कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस बहुत ज़्यादा तेज़ी से आ रहा है। हमें जो इसको अडैप्ट नहीं करेगा, अपने सिस्टम में अडॉप्ट नहीं करेगा, वो पीछे रह जाएगा। और उसके इतने फ़ायदे हैं, जैसे जैसे आप यूज़ करेंगे आपको रोज़ एक सरप्राइज मिलेगा। अच्छा, ये एआई ये भी कर सकता है। अडैप्ट करना, जो नहीं करेगा पीछे में एट द कॉस्ट ऑफ। ग्रेट। एक बड़ा है पीटर ड्रकर का जो मुझे बड़ा पसंद है, दैट सेज कल्चर ईट्स स्ट्रैटेजी फॉर ब्रेकफास्ट। आई रिपीट इट फॉर द ऑडियंस। पीटर ड्रकर का एक फेमस कोट है, कल्चर ईट्स स्ट्रैटेजी फॉर ब्रेकफास्ट। तो एसवी सर, क्या ये कहना सही होगा कि एक ऑर्गेनाइजेशन का कल्चर इज़ मोर इम्पॉर्टेंट दैन इट्स स्ट्रैटेजी? देखिए, मैं एक छोटी सी बात कहना चाहता हूँ, बड़ी क्रिटिकल सी है, कि जब आदमी, कोई भी व्यक्ति घर से निकलता है और ऑफिस के लिए पहुँचता है और टिफ़िन उसकी वाइफ बना के देती है, तब कभी क्या उसके मन में ऐसा आता है कि मैं आज ऑफिस जाऊंगा और काम नहीं करूंगा, मक्कारी करूंगा? मैं नहीं सोचता किसी के मन में ऐसा आता होगा। तो उसके मन में ऐसा है कि मैं आज ऑफिस जाके मक्कारी करूंगा और काम नहीं करूंगा, तो वो ऑफिस ही नहीं जाए। परंतु वही व्यक्ति ऑफिस आने के बाद काम नहीं करता है, मक्कारी करता है, तो वो आपको सोचना पड़ेगा क्यों नहीं करता है। और यहाँ बात आती है कल्चर की। यदि ऑफिस में एक ऐसा कल्चर है जिससे उसको प्रोत्साहन नहीं मिलता है, जिससे उसको किक नहीं मिलता है काम करने के लिए, या बात बात में उसको टोका जाता है, या बात बात में गलती निकाली जाती है, तो कहते छोड़ना यार, जब लेंगे अपना जैसे कट जाएगी। तो कल्चर बिल्डिंग इन ऑर्गेनाइजेशन इम्पोर्टेंट। आई एम एट द सेम strategy also,
but strategy can only be successful with the right culture in the organization. A alone strategy cannot be successful without people getting involved into it, without the active participation of the people. तो लोगों का, स्टाफ का, हमारे सप्लायर का, हमारे वेंडर्स का, सभी लोगों का एक्टिव पार्टिसिपेशन जब भी होगा, जो एक कल्चर हम बिल्ड करेंगे जिसमें एक डिटर्मिनेशन हो, जिसमें ये जीतने की भावना हो, तभी सक्सेसफुल हो सकते हैं. ओनली स्ट्रेटेजी कैन नॉट मेक यू सक्सेसफुल. नितिन सर, आपका क्या सोचना है कि क्या कल्चर वाकई में, एसवी सर का तो क्लियर सोचना है, डेफिनेटली कल्चर और वैल्यूज़ लॉन्ग टर्म होते हैं. वो कोई भी ऑर्गेनाइजेशन का दिल है. अगर हमारे कल्चर और हमारी वैल्यूज सही है तो हम जिस भी स्ट्रैटेजी पे चलेंगे, नेचुरली हम लोग बिजनेस में है तो हम सही स्ट्रैटेजी बनाएंगे और कोशिश करेंगे स्ट्रैटेजी को समय समय पर अडॉप्ट भी करेंगे. परंतु अगर हमारा कल्चर सही नहीं है तो हम हमारी स्ट्रैटेजी के आधार पे भी सक्सेस मिलना बहुत मुश्किल है. इसलिए कल्चर हमेशा ज़्यादा इम्पोर्टेंट और बेसिक, जैसे मैंने कहा, एंड आपका इसमें देना चाहूँगी भारत का वाला था. तो कौरव और पांडव जी के पास मदद मांगने गए थे, तो कौरव ने कृष्ण जी की स्ट्रैटेजी को चुना, उनकी सेना को चुना और नीति और अर्थ को चुना, और सिर्फ पांडव थे जिनने कृष्ण जी को खुद को चुना. दैट इज धर्म, दैट इज कल्चर. उनने कृष्ण जी को चुना और रिजल्ट सबके सामने है कि अगर कल्चर सही है, आपका धर्म, आपके एथिक्स वैल्यूज सही है, सो एक अगर आप स्ट्रैटेजी को बाईपास भी कर देते हैं तो फिर भी यू बी विनर ऑफ कोर्स. एंड स्पेशली इन रियल एस्टेट इफ आई टॉक, ट्रस्ट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर अस. कल्चर इनवर्ड्स भी वर्क करता है विद इन योर पीपल, विद इन योर एम्प्लॉयज, और आउटवर्ड भी फिर वही कल्चर जाता है. अगर आप कल्चर नहीं बिल्ड करते हैं तो बाहर आप कस्टमर्स में भी चीट करेंगे, कस्टमर्स में भी कहीं ना कहीं ट्रस्ट खराब होता है. सो आप कितनी भी स्ट्रैटेजी बना लें, मैनेजमेंट लेवल पे हम स्ट्रैटेजी बनाकर वर्ल्ड क्लास आर्किटेक्चर ला सकते हैं, गुड कंस्ट्रक्शन क्वालिटी ला सकते हैं, वी कैन गेट लाइक माइंडेड कम्युनिटी, एवरीथिंग वी कैन गेट. बट इफ योर पीपल, इफ योर एम्प्लॉयज आर नॉट सेलिंग इट प्रॉपरली टू द कस्टमर, अगर आप चीट करके हम तो बेच रहे हैं. लाइक हमारी कंपनी में क्लियर इंस्ट्रक्शंस है, अगर कस्टमर लेना चाह रहा है, स्पेशली अगर हमें लगता है आर प्रोजेक्ट इज नॉट राइट फिट फॉर द कस्टमर फॉर एनी रीजंस, वी डोंट सेल इट, वी डोंट pitch anything which is not right for the customer. So हमारे लिए हमारा धर्म is bigger than our earth and also needy, क्योंकि स्ट्रैटेजी आपकी हो सकती है कि आपको गोल सकते अचीव करना है, ये आपके टारगेट्स हैं, बट टारगेट्स उस बुनियाद पे नहीं अचीव होते जहाँ पे अपने कस्टमर को चीट कर रहे हो और आप उनको गलत पिचिंग करके कुछ बेच रहे हो. सो वी आर वेरी एथिकल इन आवर सेल्स ऑल्सो. वी अंडरस्टैंड द कस्टमर्स नीड एंड एस्पिरेशन एंड वी सेल दैट व्हाट इज रिक्वायर्ड. तब बहुत बार होता है कस्टमर खुद नहीं समझ पाता है कि उसको क्या खरीदना है, एंड वी आर देयर टू हेल्प द कस्टमर इन अ वेरी वेरी ट्रांसपेरेंट मैनर विदाउट कीपिंग अर्थ इन आवर माइंड. So this pivots me to my next question. Just faster. Toxic culture. Arshad. टॉक्सिक वो इनवर्ड्स तो सब चीज़ खराब करेगा ही. आपकी कितनी भी पावरफुल स्ट्रैटेजी हो, यू कैन नॉट इम्प्लीमेंट दैट स्ट्रैटेजी सक्सेसफुली इन अ टॉक्सिक कल्चर because people doesn't have a right mindset to adapt that strategy. So it won't work. And similarly, it will go outwards also to your customer, and the culture flows outwards. So customer will also not be satisfied with the kind of delivery you're doing. No matter आप कितना भी अच्छा प्रोजेक्ट बना रहे हो, अगर कस्टमर सेटिस्फैक्शन नहीं है, अगर वो ट्रस्ट नहीं फील कर पाता, रियल एस्टेट इज ऑल अबाउट ट्रस्ट, नथिंग एल्स. वो बिल्डर को देख के नहीं खरीदता, तो प्रोजेक्ट देख के नहीं खरीदता, वो बिल्डर की ट्रस्ट को खरीदता है. दिस इज माई पर्सनल एक्सपीरियंस कि आप कितना भी अच्छा प्रोजेक्ट बना दो, अगर वो बिल्डर की ट्रस्ट उसके ऊपर नहीं है, वो नहीं खरीदेगा प्रोजेक्ट. सो डेफिनेटली आई थिंक ट्रस्ट एंड धर्म कल्चर वर्क्स ऑन लॉन. एसवी सर, आपने तो अपने 40 इयर्स के करियर में मतलब MET सिटी के फ्रॉम द इंसेप्शन से अभी तक मैं देखा होगा कि मतलब
अपने स्ट्रैटेजी, और आई थिंक मोर देन 40,000 आपके परमानेंट वर्कर्स हैं, तो हाउ डू यू लाइक मेंटेन द कल्चर? इतनी लार्ज ऑर्गेनाइजेशन में कल्चर इंटैक्ट रखना, इट्स अ टफ जॉब। पहले तो मैं क्लैरिफाई कर देता हूँ, मेरी कंपनी में 40,000 लोग नहीं है। मैंने जो डेवलपमेंट किया है मॉडर्न इकोनॉमिक टाउनशिप का, उसमें 600 कंपनियाँ हैं आज की डेट में, उसमें 400-450 कंपनियाँ ऑन ग्राउंड है, उनमें 40,000 लोग एम्प्लॉय। तो आई हैव एनेबल्ड, माई कंपनी हैज एनेबल्ड द एम्प्लॉयमेंट of so many people directly and maybe indirectly. Coming to your study once again, the विश्व सबसे, मैं कहता हूँ कैपिटल से बड़ी कैपिटल ट्रस्ट कैपिटल। तो ट्रस्ट कैपिटल कैसे बनाई जाए, कैसे अर्न की जाए, वो स्ट्रेटेजी ज़्यादा कंपनी के कल्चर से आती। आप एक सिंपल बात समझिए कि पुराने ज़माने में व्यापारी ओरल सौदे करते थे। उसने कहा आपने आपको 640 में बेचा, उसने कहा 640 में 100 टन खरीदा, होता था। क्यों? क्योंकि एक दूसरे पे ट्रस्ट था कि व्यापारी अपना वचन जरूर निभाएगा, पलटेगा नहीं भाई। तो ये जो चीज़ है, ये चीज़ पार्ट ऑफ आवर कल्चर है, हमारे डीएनए में है ऑलरेडी, हम उस पर भूल गए। और हमें ये प्रोग्राम जो आपने किया उसको जगाने के लिए किया है कि हम भाई वापस वो चीज़ें करें जो हमारे पुरखे आज तक करते रहे, कि धर्म से, नीति से, कल्चर से बिजनेस चलाओ, वो स्थायित्व देगा आपको। ये क्षणभंगुर नहीं है, ये शाश्वत यदि इंस्टीट्यूशन बनानी है आपको कि जो आपके आगे और पीछे और आगे 10 पीढ़ी तक चलती रहे, तो आपको एक इंस्टीट्यूशन बनाने के लिए एक अच्छा कल्चर, एक अच्छी स्ट्रेटेजी बनानी पड़ेगी जो धर्म और नीति के मार्ग पर चले। इसीलिए देखिए आज टाटा 150 साल से चल रहे हैं और कंटिन्यूसली प्रोग्रेस कर रहे हैं। ऐसे यदि 50 साल पहले आप उसमें से आज आप 4-5 ही मिलेंगे डॉक्टर्स। तो आपको ये मैनेजमेंट में भी स्टडी करवाते हैं कि आप वो क्या कारण रहे हैं उनके। कुछ कारण हो सकते हैं कि जो टेक्नोलॉजी नहीं आ गई, बिजनेस फेल हो गया, अब समय बदल गया, बट लार्जली इट इज ए ट्रस्ट एंड एग्जीक्यूशन पार्ट विच मेक्स इट ए मेक और ब्रेक इट। सो आपको विश्वास की पूंजी अर्जित करना बहुत ही आवश्यक है लॉन्ग टर्म सस्टेनेबिलिटी के लिए। इसीलिए जो ESG की बात हो रही है, एनवायरनमेंट, सोशल एंड गवर्नेंस, गवर्नेंस इज ओनली नीति, एनवायरनमेंट इज धर्म। तो ये जो जो हमारी पुरानी चीज़ें हैं वो नए नाम से आपके सामने परोसी जा रही, जबकि हम ये पहले सब करते रहे। आज CSR अब आया 2012-13 में। क्या हमारी कंपनियां, क्या हमारा अखबार समाज पहले CSR नहीं करता था? क्या हमारे पुरखों ने धर्मशालाएँ नहीं बनवाई, स्कूल नहीं खोले, क्या प्याऊ नहीं लगाई? सब कुछ किया, परंतु उसको अब नया जामा पहना दिया गया CSR कर। तो ये जो विश्वास की कैपिटल है, ये विश्वास एंड ट्रस्ट की कैपिटल है, ये हमें अर्न करना पड़ेगा फिर से। और हम इसी तरह से धर्म और नीति के मार्ग में चल के एक शाश्वत बिजनेस बना सकते हैं जो कि पीढ़ी दर पीढ़ी चलता है। सही नितिन सर, अर्थ एंड धर्म कम इनटू कॉन्फ्लिक्ट, दोनों के बीच में झगड़ा हो जाता है। क्या डिसीजन है जो ऑर्गेनाइजेशन का प्रॉफिट तो बढ़ा सकता है बट उस ऑर्गेनाइजेशन की वैल्यूज़ को कॉम्प्रोमाइज़ करता है। तो ऐसे में एक एंटरप्रेन्योर को क्या करना चाहिए? मैं आपके दोनों क्वेश्चन को कंबाइन कर देता हूँ। जो आपने पहले पूछा था कि स्ट्रैटेजी और कल्चर गलत हो तो क्या होगा, और दूसरा आपका प्रश्न कि अगर अर्थ और धर्म कॉन्फ्लिक्ट में आ जाए, तो अगर जैसे आपकी स्ट्रैटेजी अगर गलत है तो नुकसान, दोनों से ही नुकसान होगा, स्ट्रैटेजी और कल्चर गलत होने से।
परंतु स्ट्रैटेजी गलत होने से आपको शॉर्ट टर्म नुकसान होगा। आपकी ऑर्गेनाइजेशन को कुछ समय के लिए लॉस हो सकता है, एक पर्टिकुलर असाइनमेंट में लॉस हो सकता है, परंतु आपका कल्चर अगर गलत है तो आपको पूरी आपकी ऑर्गेनाइजेशन ही ख़त्म हो जाएगी, आपकी रेपुटेशन ख़त्म हो जाएगी, आपकी पूरा जो जो आपने इतने सालों में डेवलप किया है वो ख़त्म हो जाएगा। वही बात अर्थ और धर्म पर अप्लाई होती है कि अगर आपको ऐसा लगता है कि ये काम करने से मुझे नुकसान होगा पर मैं अपने कंपनी के एथिक्स को जीवित रख पाऊँगा, उनको सुदृढ़ कर पाऊँगा, तो हमेशा इट वुड बी सेंसिबल कि मुझे वो शॉर्ट टर्म लॉस लेना चाहिए जिससे कि मैं अपने वैल्यूज़ को बचा सकूँ। और वही जैसा गोयल साहब ने कहा ट्रस्ट के बारे में, तो ये इस फोरम पे मैं विशेष तौर पे कहना चाहूँगा कि जो हमारा अग्रवाल समाज है इसने एक ट्रस्ट डेवलप किया है। हम लोग तो कई नए नए शहरों में काम करते हैं, तो जब कोई नए वेंडर्स से डील करना पड़ता है या कोई नई अपने बिजनेस पार्टनर से डील करना पड़ता है, तो अगर कोई व्यापारिक परिवार का, ख़ास तौर पे अग्रवाल परिवार का व्यक्ति होता है, तो एक ऑटोमेटिक मन में विश्वास रहता है कि नहीं, इसके सही होने की संभावना ज़्यादा है। ये जो ट्रस्ट है ये हमारी कम्युनिटी ने ओवर द जनरेशन्स बनाया है और इसका हम बहुत फ़ायदा ले रहे हैं, परंतु इसको आगे बढ़ाने की और बरकरार रखने की भी जवाबदारी हमारे ऊपर ही है। तो हमें अपने धर्म को, हमारे कल्चर को उतनी ही इम्पोर्टेंस देते हुए और उसको जब हम अपने ट्रस्ट को आगे बढ़ाएंगे तो हमें सक्सेस मिलेगी। अर्चना जी, यू फॉलो धर्म, अगर कॉन्फ्लिक्ट आता है तो आप उनको बट एक एंटरप्रेन्योर के लिए या एक छोटे व्यापारी के लिए ये बहुत डिफ़िकल्ट होता है। एक सिनेरियो ये हो सकता है। दूसरा सिनेरियो ये है कि जब मैं इसकी प्रिपरेशन कर रहा था, जब मेरे कुछ फ्रेंड्स हैं, मैंने उनसे पूछा ये क्वेश्चन कि आप क्या करोगे, तो सबसे कॉमन जवाब ये आया कि सामने अमाउंट कितना है। तो आई मीन डोंट टेक मी अदरवाइज, बट दोनों सिनेरियोज़ हैं कि जैसा कौशिक सर ने भी कहा कि अगर कोई भूखा है और उससे आप धर्म की बात कर रहे हो तो शायद वो सही नहीं है। और जो हमने अभी ग्रीड की बात करी, अगर सामने 100 करोड़ का डिसीजन है, 100 करोड़ की प्रॉफिट की बात कर रहे हैं, तो शायद धर्म फिर बुकिश लगने लगता है। तो हाउ डू यू लाइक, ऑनेस्टली हाउ डू यू लाइक नेविगेट दिस? सो आई वुड से दैट, जैसे अभी नितिन अंकल ने बताया कि अगर आप धर्म पे फोकस नहीं करते हुए पहले अर्थ को प्रायोरिटी देते हैं, चाहे सामने कितनी भी बड़ी वैल्यू हो, सो यू नो आप अगर उस पर कॉम्प्रोमाइज़ कर जाते हैं तो आपका जो ट्रस्ट है जिसको बिल्ड होने में सालों साल लग जाते हैं, जो लेगेसी बिजनेस ट्रस्ट पे बिल्ड होना है, दे टेक ईयर्स, राइट। और अगर आप सिर्फ उस अमाउंट के कारण वहाँ पे कॉम्प्रोमाइज़ कर देते हैं तो वो शायद इतना बड़ा नुकसान नहीं होता जितना आपने अपने ट्रस्ट को कॉम्प्रोमाइज़ करके जितना आपने नुकसान कर लिया है। So I think there is no comparison, be it the amount, whatever amount you are talking about, whatever value you have to compromise, it cannot be compared with the trust what takes years to build. चाहे छोटा व्यापारी हो या बड़ा व्यापारी हो, चाहे छोटा अमाउंट हो या बड़ा अमाउंट हो, दैट इज़ नॉन नेगोशिएबल। Depends कि आप कितने लॉन्गर बेसिस से बिजनेस कर रहे हैं। अगर आपको लगता है ये बिजनेस मुझे 100 साल करता है, एक लेगेसी बिजनेस बनाना है, तो आप कॉम्प्रोमाइज़ नहीं कर सकते। इफ़ यू फील यू आर इन अ कमोडिटी बिजनेस, या बहुत फ़र्क नहीं पड़ता कि मेरे को कोई लेगेसी बनानी है या कोई ट्रस्ट बनाना है, मेरे को इससे पैसे कमाना है, निकालना है, और इस बिजनेस को कोई बहुत बड़ा कुछ नहीं देना है, देन इट डजंट मैटर। फिर आपसे बात पे फोकस करिए, देन आई थिंक दैट व्हाट रियली इज नॉट फॉर यू, बिकॉज देयर आर डिफरेंट zones ऑफ बिजनेसेस ऑल्सो। सो मे बी इट्स गुड फॉर देम यू नो हु डजंट वांट टू बिल्ड अ लेगेसी बिजनेस। बट एसवी सर, कई बार ऐसा भी होता है कि बहुत टाइट डेडलाइंस हैं, तो उस केस में भी मतलब समटाइम्स धर्म का कॉम्प्रोमाइज़ हो जाता है। देखो, मैं ना आपको एक बात बताता हूँ, कन्फ्लिक्ट की मैं वर्ड से थोड़ा सा हटके एक बात कर रहा हूँ कि जब आपके मन में कन्फ्लिक्ट हो जाए कि भाई ये करना चाहिए या नहीं करना चाहिए या गलत, तो आप उसमें 3 क्वेश्चन अपने आप से पूछिए। यदि वो तीनों क्वेश्चन के आंसर
यदि कानून के सम्मत है तो आप कर सकते, परंतु 2 क्वेश्चन और हैं, उनका भी आंसर हाँ होना चाहिए। दूसरा है क्या नीतिगत है, कानून तो अलाउ करता है पर क्या ये नीतिगत है, हमारी नीति, हमारी स्ट्रेटेजी, हमारी सोच सही बोलती है इस काम को करने के लिए, हमारा धर्म सही बोलता है। और थर्ड है कि क्या सिमिलर वर्क यदि दूसरा करेगा तो मैं इसको एक्सेप्ट करूँगा। यदि मेरा सिमिलर एम्प्लॉय ये काम करेगा या मेरा सिमिलर बिजनेसमैन करेगा तो क्या मैं ये एक्सेप्ट करूँगा इस टर्म। Events, conferences, enter into the boardrooms, I used to feel that, I'm the single female leader in so many males out there. And I used to, be like them, how are they leading the entire thing? How are they putting their perspectives? And I used to kind of, initially I used to be like, okay, I think I have to be like them, to be there. But gradually I understand that leadership has nothing to do with gender. It's all about your credibility, your consistency, your value systems, your character, what you're getting on the table. And that is what leadership is all about. It is really nothing to do with the gender. And I think women has a very special and unique perspective when it comes to leadership. Because we have very high emotional quotient. And especially in the business like real estate, जो बहुत ही people-centric है. So I feel I really can understand their pain points. I can get into their shoes and understand what they're really looking for. मैं समझती हूँ कि वो सिर्फ एक बिल्डिंग नहीं खरीद रहे हैं, वो अपने बच्चों का फ्यूचर खरीद रहे हैं, अपनी आइडेंटिटी खरीद रहे हैं, दे आर बाइंग एन एड्रेस फॉर देमसेल्फ, सेफ्टी सिक्योरिटी खरीद रहे हैं, उनके एस्पिरेशंस को पूरा कर रहे हैं. तो बीइंग अ विमेन आई सी दैट इमोशनल पार्ट ऑफ देम एंड आई थिंक आई गेट incredibly a lot of womanship into my leadership, which is giving me and a lot of happy customers actually. So I think women in field dominated. I like that. Leadership has no. Now, I would like to the audience to ask us questions. And do we have time? How much time do we have? I can't see you with the flashing lights. I think no one. 10 minutes, right? So audience, I request you, if you guys can circulate the mics, please, you can ask questions, and please keep your questions short and to the point. Now, to that. We could. Do we have any questions? Can you switch off these lights, please? Light in the hall. Yeah. Does anyone have any questions for the panelists? Please raise your hand. नमस्कार, Yes, sir. मेरा नाम कमल गोयल है और मैं रियल एस्टेट में एज ए प्रॉपर्टी ब्रोकर काम करता हूँ. मेरा आपसे ये क्वेश्चन है कि जब रियल एस्टेट में सब कुछ सही है, सब अच्छा है, तो एक समय बाद एक सेचुरेशन आ जाता है, जबकि जो भी एग्रीकल्चर लैंड हम खरीदते हैं और उस पर जो वैल्यू निकलती है उसके बाद जो रेट्स ओपन होते हैं वो सही रहते हैं. मेरे ख्याल से जो भी गवर्नमेंट की गाइडलाइंस है उसके अनुसार आप रेट निकालते हैं. लेकिन समय समय पर ये देखा गया है कि एकदम रियल एस्टेट में सेचुरेशन आ जाता है, कोई बायर नहीं रहता है. तो इसके लिए आप क्या कहना चाहेंगे और ये सेचुरेशन कब तक रहेगा, ये मैं थोड़ा आपसे जानना चाहता हूँ.
कमल जी, आपका क्वेश्चन ये है कि रियल एस्टेट में सैचुरेशन क्यों होता है और कब तक रहेगा? कब तक रहेगा? जो अभी चल रहा है आपके हाँ, करंट सिनेरियो में ये कब तक रहेगा? करंट मार्केट से जो भी चीज ऊपर जाती है वो नीचे आती है। फिजिक्स में इतनी फास्ट जाती है ऊपर, उतनी जल्दी नीचे आती, परंतु नीचे आने के बाद वापस ऊपर जाती है। आप देखें कि बड़े बड़े भूचाल आए, स्टॉक मार्केट को देखें एक मिनट के लिए, आप बड़े बड़े भूचाल आए, पर उसके बाद बहुत मार्केट नीचे गया। आप चाहे अरशद मेहता से लें, चाहे .com बूम लें, चाहे एशियन क्राइसिस लें, चाहे US क्राइसिस लें, हाउसिंग मार्केट का क्राइसिस लें, हर बार मार्केट नीचे गया, उसके बाद बहुत उससे ज़्यादा ऊपर गया। तो एक साइकिल है बिजनेस की जो हमेशा चलती है, 5 से 7 साल की, कभी 3 से 5 साल की। परंतु हाउसिंग एक ऐसी नीड है, अर्बन डेवलपमेंट एक ऐसी नीड है जो शाश्वत है। 2% पॉपुलेशन बढ़ती है, घर की रिक्वायरमेंट बढ़ रही है कंटिन्यूसली, लोगों की एस्पिरेशन बढ़ रही है। जो पहले 25 साल पहले जो 15 साल की या 20 साल की CTC के बराबर में एक आदमी घर खरीद सकता था कमाई के बराबर में, वो आज 4 या 5 साल की CTC के बराबर में घर खरीद सकता है। उसकी अफोर्डेबिलिटी हैज़ इंक्रीज्ड while prices have also increased, but the earning has taken an extraordinary pace, therefore the number of years required is reduced। तो ये डिमांड तो बढ़नी ही बढ़नी है, आप इससे विचलित ना हो, अपना कार्य करते रहें, थोड़ा एग्रेसिव ना जाएं। जैसे आप 2006-7 में बहुत ग्रीड लगा करके ज़मीन ले ली, पैसे उठवा लिए, फिर नई ज़मीन ले ली, पुरानी को डेवलप नहीं किया, तो देखो भाई ऐसा करोगे तो फिर तो IBC है, ठीक है, पर यदि सही से चलाओगे तो कोई दिक्कत नहीं है। ऐसा कोई बिजनेस है इंडिया में, कहीं भी वर्ल्ड में, जो आपको पैसे देता है कि मेरे पैसे से मेरे को घर बना के दे दो? आप कोई टीवी खरीदने जाते हैं तो उसको पैसे देते हैं कि भाई तू पैसे ले मेरे? कोई बिजनेस नहीं है, किस बिजनेस नहीं है, बिजनेस इसमें पैसे देता है भाई साहब और मुझे घर बना के देना, तो इससे बढ़िया क्या बिजनेस हो सकता है भाई? और उसके बाद भी यदि हम उसको डिलीवर नहीं कर पाते तो फिर कस्टमर की तो कोई गलती नहीं। दीप जी, मेरा एक क्वेश्चन है। यस मैम। मेरा क्वेश्चन अर्चना जी से है। मैं आई एम सरोज अग्रवाल एडवोकेट, मैं रियल इस्टेट में ही हूँ, मैं एडवोकेट हूँ, मेरा प्रॉपर्टी का रजिस्ट्रेशन का वर्क है। तो आप बताएं कि हम मेल डोमिनेटेड एरिया में ही वर्क कर रहे हैं, तो हमें क्या चैलेंजेस फेस करना पड़ते हैं इस एरिया में, मेल डोमिनेटेड आप वर्क कर रही हैं उसमें, और फेस कैसे करें उसको यदि कोई नया चैलेंज आता है तो? मैम, आपका क्वेश्चन है कि विमेन को क्या चैलेंजेस आते हैं और उसको कैसे फेस करें? या आप एडवोकेट है, राइट? यस यस, प्रॉपर्टी की रजिस्ट्रेशन का ही वर्क है मेरा। ओके, सो आई वुड से दैट अभी जैसे मैंने बोला कि वी नीड टू स्टिक टू आवर वैल्यूज, आर बीइंग ऑथेंटिक, लाइक जस्ट स्टिक टू योर वैल्यूज, धर्मा, बी ऑथेंटिक टू योर सेल्फ so that you can give 100% of yourself. Let's not compare ourselves with anybody in the room, you know, be it men or for that matter even any women in the room. We should not compare ourselves with anyone. We have our own unique qualities. We should be just authentic and give our 100% on the table. थैंक यू वेरी मच। दीप जी, राजेश सर। मेरा नाम राजेश थरड है। मेरा कस्टमाइज फर्नीचर का काम है इंदौर में। लेकिन जब मैं एक चीज़ देखता हूँ कि लोग बाहर जा कर के तो यहाँ से 10 गुना ज़्यादा प्राइस दे करके आ जाते हैं, यहाँ मैं उनको अच्छी क्वालिटी अपनी फैक्ट्री में दिखा करके मैन्युफैक्चरिंग करके देता हूँ तो वो मेरे को पैसा नहीं देना चाहते। वहाँ धर्म, नीति और अर्थ का मैं क्या कर सकता हूँ? का क्वेश्चन है, और मेरे ख्याल से तो आप तीनों ही इस चीज़ का जवाब दे सकते हैं।
टायर 2 सिटीज़ में हमको वो प्राइजेस नहीं देते हैं जो कि वो वहाँ पर चीज़ बाहर से ला करके 10 गुना ज़्यादा प्राइस बाहर दे देते हैं। तो टायर 2 सिटीज़ के बिजनेसमैन कैसे डेवलप करेंगे? आप लोग इतने बड़े बड़े बिजनेसमैन बैठे हैं, वो गाइड करें। देखिए, ये ग्लोबल इकोनॉमी का समय है। जहाँ तक मैं आपके प्रश्न को समझा हूँ, ये ग्लोबल इकोनॉमी का समय है। आपको अपनी कॉम्पिटिटिवनेस प्रूव करनी पड़ेगी और ज़रूरी नहीं है कि आप अपने प्रोडक्ट को यहीं सेल करें। अगर आपको लगता है कि लोग बाहर जाके पैसे दे रहे हैं तो डेफिनेटली उनको कुछ बेटर वैल्यू मिल रही होगी। तो आपको अपने आप को ही प्रूव करना पड़ेगा कि हम जो चीज़ दे रहे हैं, जो हम प्रोडक्ट बना रहे हैं, उसकी क्वालिटी बेटर है और परंतु अच्छी मिलेगा। कहने का मतलब कि स्मॉल इंडस्ट्री है वो कैसे कंपटीशन में आ सकते हैं। ऐसे तो आप जो जवाब दे रहे हैं उसके हिसाब से तो सारे स्मॉल स्केल व्यापारी खत्म हो जाएंगे। सी आई फील अगर आप अच्छी क्वालिटी दे रहे हैं और अच्छा ट्रस्ट दे रहे हैं, एक ट्रस्ट के साथ अच्छी क्वालिटी डिलीवर कर रहे हैं और फिर भी कोई बाहर से खरीद रहा है, देन आई फील देयर इज अ लैक इन योर मार्केटिंग एंड ब्रांडिंग। दैट्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट इन टुडेज वर्ल्ड। चाहे मैं सोशल मीडिया की मार्केटिंग बोलूँ या इन पर्सन मार्केटिंग बोलूँ, टैंजिबल नॉन टैंजिबल, एनी काइंड ऑफ मार्केटिंग एंड ब्रांडिंग इन टुडेज वर्ल्ड इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टू सेल योर प्रोडक्ट। सिर्फ प्रोडक्ट अच्छा होने से कुछ नहीं होगा। Thank you. Thank you for your questions. Can we take a last question? Yes, please. This side. नमस्ते सभी को, मेरा नाम अतुल गोयल है। अर्चना जी से मेरा एक क्वेश्चन है कि प्राइवेट और पब्लिक सेक्टर आप लोग कैसे साथ में मिलके एग्जीक्यूशन करते हैं व्हेन इट कम्स टू एनवायरमेंटल सस्टेनेबिलिटी। ये जो पेड़ काट के ब्रिज बन रहे हैं इससे प्राइवेट सेक्टर को फ़ायदा हो रहा है, लेकिन आप दोनों साथ में कैसे इस चीज़ का टेक केयर करते हैं कि आने वाले टाइम में इस चीज़ का भी ख्याल रखा जाए, एनवायरनमेंट का भी ध्यान रखा जाए। Is your question how is Emerald Group maintaining its sustainability? नॉट एग्जैक्टली एमरल्ड ग्रुप। मैं चाहता हूँ कि आप सभी की तरफ से ये जवाब दें कि एक प्राइवेट सेक्टर कैसे इस चीज़ को ध्यान में रखता है व्हेन इट कम्स टू डेवलप। आप और बदलेगा क्या वो प्राइवेट कंपनीज या बिजनेसेस कैसे सस्टेनेबिलिटी? यस एग्जैक्टली एनवायरनमेंट सस्टेनेबिलिटी को ध्यान में रखते हैं। थैंक यू। So it's a very very good question and very relevant in today's world because जिस तरीके से हम ग्लोबल वार्मिंग की तरफ जा रहे हैं, ये हमारा धर्म है। चाहे हम इंडिविजुअल एज अ प्रोफेशनल हो या कोई कॉर्पोरेट स्ट्रक्चर में काम कर रहे हो या एक प्राइवेट कंपनी लेके बैठे हो या एज एन इंडिविजुअल ऑल्सो, इट्स आवर धर्म टू कॉन्ट्रीब्यूट टू द इकोसिस्टम, टू द ग्रीन इकोसिस्टम। एंड इफ आई टॉक अबाउट एमरल्ड, in Emerald, all our projects, all our buildings are green buildings. I am proud to say that all our buildings are green certified buildings and we are contributing 100% to our ecosystem. अगर हम वहाँ से कुछ पेड़ हटाते हैं फॉर आर प्रोजेक्ट्स, हम उससे ज़्यादा पेड़ लगा के देते हैं गवर्नमेंट को। हमारे बिल्डिंग्स में नॉन टॉक्सिक पेंट्स लगते हैं। हमारी बिल्डिंग में हर वो सुविधाएं एंड एमिनिटीज़ है जो इकोसिस्टम को कूल रखती हैं। And hence, I think we are beautifully contributing to the ecosystem. And I would really plead everyone कि आप भी अपने businesses में ये contribution लेकर आए। हमारी जनरेशन के लिए, हमारी आने वाली जनरेशन के लिए बहुत बहुत important है। So I'd like to thank you all panelists. But एक last exercise हम करें। The blanks Patinos कराना चाहता। Set it without dash. आपको अर्थ, नीति और धर्म में चूज करना है। I will repeat, I'll give you the cue cards individually. A business can survive without dash, but not without dash. और आंसर्स हैं अर्थ, नीति एंड धर्म। The business can survive without this, but not without the third. But choose between earth, niti, and hope.
I don't feel you can leave anything out of it. Question is out of syllabus. There's a point. Can you leave one of the three elements between अर्थ, नीति एंड धर्म? जैसे मैंने कहा और सभी लोग कह रहे हैं कि अर्थ जगत को चलाता, अर्थ मूलम जगतम, अर्थ जगत का संसार को चलाता है। नीति और धर्म के बिना अर्थ नहीं चल सकता, समाज नहीं चल सकता धर्म के बिना। और धर्म अर्थ धर्म का सहायक है और धर्म मतलब एक दूसरे के सहयोगी है, धर्म अर्थ और धर्म। तो फॉर मी दिस क्वेश्चन इज आउट ऑफ सिलेबस। सर मैं बोल देता हूँ, जो उन्होंने वर्ड सेलेक्ट किया है वो सही किया है कि बिजनेस कैन सर्वाइव बट इट कैन नॉट सस्टेन एंड ग्रो। इन तीनों के बिना सर्वाइव कर जाएगा, धीरे धीरे रोता पीटता चलता रहेगा, परंतु सस्टेन और ग्रो नहीं करेगा। थिंक अगर मैं ये आंसर 10 से 15 साल पहले दे रही होती तो शायद ये बोलती नीति के बगैर धर्म को हम अवॉइड नहीं कर सकते, नीति को कर सकते हैं। बट आज की तारीख में अगर हमें स्केलेबिलिटी चाहिए, हमें ऐसे धीरे धीरे नहीं चलना है, तो ऑफकोर्स ऑल थ्री आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। Thank you so much all the panelists. Thank you so much.